हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन का नेक्स्ट पार्ट। और एक्सेलरेशन तो मैंने आपको बता दिया है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दिया था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और फिर फर्दर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हमारा दो तरह का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसको पढ़ने से पहले आपको अगर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, कब हमें डिफरेंशिएशन करना है, कब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट पढ़ के आ जाइए। और दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, जितने भी लेक्चर्स होते हैं, मैं ध्यान रखता हूँ अपने स्लो लर्नर्स का क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्लो लर्नर्स की, क्योंकि मैंने काफी स्कूल्स में पढ़ाया है और अक्सर मैंने ये चीज मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको बहुत ही बेसिक बेसिक चीज उनको समझ में नहीं आती। और खासकर अगर देखा जाए तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे हैं, उनको मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें नहीं आती। तो बच्चे, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में आ गए हो और अगर आप बायो ब्रांच से हो, अगर आप किसी भी ब्रांच से हो, तो आपको मैथमेटिक्स की बेसिक चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और नहीं पता है तो आप अपनी प्रीवियस बुक निकालिए, 8 9 10th तक की आप बुक निकाल के आप बेसिक चीजें आप पढ़ लीजिए। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ये से बेसिक बेसिक चीजें आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स आपके लिए बहुत हेडेक बन जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है। डिफरेंशिएशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन। और आपने अगर मेरा वीडियो डिफरेंशिएशन का नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया जी, चलिए भाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपन करते क्यों हैं? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हम लोग करते इसलिए हैं, पहली बात तो डिफरेंशिएशन करते हैं जब एक बड़े फंक्शन को हमें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना हो, है ना। एक बड़े फंक्शन को जब हमें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना हो, एक बड़ा फंक्शन है, लार्ज फंक्शन, कोई लार्ज फंक्शन है, और इस लार्ज फंक्शन को हमें क्या करना है, स्मॉल फंक्शन में ब्रेकआउट करना है, अगर तोड़ना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स है, अपोजिट है। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं अगर आपके पास कोई स्मॉल फंक्शन है, तो स्मॉल फंक्शन को हम जोड़ जोड़ के ऐड करते 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 एक बड़ा फंक्शन बना देते हैं, मतलब लार्ज फंक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिक बात तो यही है, बेसिक बात तो यही है कि हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते ही हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ा रीजन ये है कि डिफरेंशिएशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हमें क्या करना होता है ना, हमें कोई भी चेंज फाइंड आउट करना आता है। तो जब किसी भी फिजिकल पैरामीटर में जब आपको चेंज फाइंड आउट करना हो विद रिस्पेक्ट टू अदर पैरामीटर, अदर फिजिकल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तब आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं टू कैलकुलेट चेंज इन फंक्शन। चेंज इन फंक्शन बोल सकते हैं, या चेंज इन पैरामीटर बोल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पैरामीटर में कई पैरामीटर्स आ जाएंगे। चेंज इन पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर? ये फिजिकल पैरामीटर है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, है ना, जैसे कि मास हो गया, कोई भी फिजिकल पैरामीटर हो सकती है। तो टू कैलकुलेट चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल पैरामीटर, अगर आप अनदर फिजिकल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर आप इसमें चेंज निकालना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का मेथड हम लोग यूज करते हैं कि अगर हमारे पास हमें कोई अगर इररेगुलर शेप का फिगर दिया गया है, कोई इररेगुलर शेप का फिगर है, इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ इररेगुलर शेप, कोई भी इररेगुलर शेप का कोई ग्राफ है, कोई भी इररेगुलर शेप ग्राफ है, और उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बेसिक डिफरेंस और क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में? तो देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बेसिक डिफरेंस ये है, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y x की पावर n, कोई भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, y को डिफरेंशिएट करते हैं, हम y में चेंज देखना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, हम देखना चाहते हैं कि y में कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे क्या बोलते हैं? dy by dx बोलते हैं, dy by dx। इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या यूं बोल सकते हैं कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y के रिस्पेक्ट में मतलब x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज हो रहा है।
इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और इसी का ही नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोला जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है जी। और डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? dy by dx करते हैं। तो भैया इसको हम लोग फटाफट से dy by dx कर दो। तो जब आप dy by dx करोगे तो d upon dx, और y बराबर कितना है? x की पावर n है। तो जब हम x की पावर n को डिफरेंशिएट कर देते तो क्या आता था? nxn plus 1, nxn minus 1, माफ करिए, एक्सट्रीमली सॉरी, nxn minus 1, ये आपका क्या होता था? डिफरेंशिएशन हो जाता था। लेकिन ध्यान इस बात का है कि जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है उसका वेरिएबल यहां पे लिखा होना चाहिए। अगर आपने कर दिया dx की पावर n अपॉन dy, तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहां पे उसका वेरिएबल लिखना होना चाहिए। अगर x नहीं लिखा है तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन क्या करते थे? जैसे मान लीजिए लिखा है y x की पावर n लिखा है और हमें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपका सिंपल ट्रिक क्या है? y dx, क्या बोलेंगे? y dx। इंटीग्रेशन हम सिंबल इस तरह से एक सांप का सिंबल लगाते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। हमें इंटीग्रेशन क्यों करना होता है? कि छोटे छोटे फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना होता है बड़े फंक्शन में। तो छोटे छोटे फंक्शन को हम ऐड करते चलते हैं, ऐड करते चलते हैं, ऐड ऑल स्मॉल फंक्शंस। छोटे छोटे फंक्शन को हम ऐड करते चलते हैं और ऐड करके हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लार्ज फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे y dx क्या है? यहाँ पे y है फंक्शन, x है वेरिएबल, y है फंक्शन, x है वेरिएबल। ठीक है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिए। तो ठीक है बेटा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y एक फंक्शन है और x एक वेरिएबल है। x को वेरिएबल क्यों बोलते हैं? हम x की अलग अलग वैल्यूज पे y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसलिए y को बोलते हैं फंक्शन, x को बोलेंगे वेरिएबल। जब आप फंक्शन को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है? तो देखो इंटीग्रेशन का साइन ऐसे रहेगा, y कितना है? x, तो हो गया x की पावर n dx। इस बात का ध्यान बहुत जरूरी है कि जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वही वेरिएबल यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो x की पावर n dx को जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर n प्लस 1, जितना पावर होता है उसी पावर को हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस लिख देते हैं c। इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसे बोला जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ढेर सारे मैंने इसके आपको फॉर्मूलेस बताए थे, मैंने अपने वीडियो में ही बताया है, मैथमेटिकल टूल्स में इंटीग्रेशन आप देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन के भी मैंने फॉर्मूले बताए हैं। हम इंटीग्रेशन एग्जैक्टली क्यों करते हैं हमने वो भी बताया है, हम एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं मैंने वो भी बताया है। अभी मैं तो सिर्फ जस्ट आपको रिकॉल कर रहा हूं, छोटे छोटे फॉर्मूलेस आपको याद होने चाहिए। जैसे एक बेसिक फॉर्मूला ये है, आपको याद होना चाहिए, और एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ये आपको जरूर से याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भाई यूज क्या है अपने फिजिक्स में? बहुत तगड़ा यूज है। हम डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है। अब बात करते हैं अपने फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या यूज है और डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, अब वो देखने वाले हैं, बने रहिए। जैसे कि आपने प्रीवियस अभी देखा कि हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था। और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हो, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब बराबर होते थे कि नहीं? और जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते थे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल अलग अलग होता था। इसी तरह से यहाँ पे भी है। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उस समय एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब बराबर हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात आती है इसकी जो कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी जो डायरेक्शन होगी सब आपस में बराबर होगी, इसमें कोई दो नहीं। अब बात आती है कि सर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग सिर्फ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे आप INST लिख दीजिएगा और वेक्टर लगा दीजिए, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको वेक्टर लगाना लाजमी है, वेक्टर लगाएंगे आप। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दोनों आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, आप निकालते थे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकालते थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंट हम इस तरह से इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अच्छा, डेल्टा v मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, मतलब चेंज इन टाइम। तो हम इसको डेल्टा t रिप्रेजेंट कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा t को क्या बोलते हैं? चेंज इन टाइम। तो जब जर्नी बहुत बड़ी है, तब हम क्या निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, vf माइनस vi अपॉन डेल्टा t। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे बच्चे। और मैं ये भी बता चुका हूं, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग होती है। कब होती है, कब नहीं होती, ये भी मैं बता चुका हूं। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ये तो बात हो गई एवरेज एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो भैया ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है जब ये आपका जो चेंज इन टाइम है, मतलब ये जो टाइम का इंटरवल है ना, अगर ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल मतलब होता है डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम का जो डिफरेंस है ना, ये इतना छोटा है कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो नहीं है, अप्रोच कर रहा है, बहुत ही छोटा है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, टाइम का फ्रैक्शन है। तो इस केस में ये जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसे लिखते हैं डेल्टा t टेंड्स टू जीरो इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। क्या लिखे हैं? dv अपॉन dt। और dt को बोलते हैं वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ अ टाइम। dt को क्या बोलते हैं? dt को बोलते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम या इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज इन टाइम, टाइम में बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन सा चेंज। और डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? चेंज इन टाइम, बड़ा सा चेंज इन टाइम। ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में इसकी जो वैल्यू होगी, एवरेज इसकी जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड, वो इसके वैल्यू के बराबर होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन ये है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपके सामने लिखा है। बोलिए, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? अब बात ये है कि दोनों बराबर हैं। अब अगर दोनों बराबर हैं तो भैया समझने वाली बात है, दोनों बराबर हैं। और अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ज्यादा कुछ खास नहीं है। खास कहां पे आने वाला है? जब आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा, तब उस समय एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो यहां पे एक छोटी सी बात तो आपको पहले समझनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। होप सो कि यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अब बात ये आती है कि सर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो ठीक है सर बताइए जरा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है तो चीजें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। इतनी तो अपन को समझ में भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस का मतलब ये होता है कि, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेलोसिटी क्या है? टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कह सकते हैं लीनियरली वेरिएबल है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है मेरे बच्चे। कैसे भाई? ऐसे मान लीजिए आपको कहा गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 1, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी समय से इस प्रकार से डिपेंड कर रही है, या यूं कहा गया v इज इक्वल टू t प्लस 1, ये दे दिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब आपको बता रहा है कि वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी आपके अगर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या लीनियरली वेरिएबल होगी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहां तक सर समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम मान लेते हैं, लेट इट सपोज दैट कि हमारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2t वाला केस है। v इज प्रोपोर्शनल टू 2t वाला केस है, ठीक है जी। तो सर हमने क्या किया? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना दिया। सर इसको हमने ले लिया ओरिजिन पे, और हमने ये 1 2 3 4 ले लिया, 2 4 8 6 ले लिया। t बराबर 1 रखेंगे तो v बराबर आपका आ जाएगा, भाई ये 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, और ये आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। सर जी t बराबर 1 रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा 2, तो मतलब एक पॉइंट ये बन जाएगा। सर t बराबर 2 रखेंगे तो v बराबर आ जाएगा 4, तो सर एक पॉइंट ये बन जाएगा। t बराबर 3 रखेंगे v बराबर आ जाएगा, तो बेटा एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा। तो जब तीनों पॉइंट को मिला देंगे मेरे बच्चे तो आपको एक ऐसा ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन का। आसान है। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बात बताना जरा, अगर मैं इसमें पूछूं कि बताओ बेटा इसका स्लोप क्या है, तुम क्या बताओगे? कि स्लोप निकालने के लिए आप देख लो ये जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बस ये देख लो। अगर आपका ग्राफ x एक्सिस का जितना एंगल बना रहा है वो पता चल जाए तो बात पता चल जाएगा। और इस एंगल के tan को हम बोलते हैं स्लोप। इस एंगल के tan को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं बराबर tan ऑफ थीटा, ये आप जानते ही जानते हैं। तो स्लोप m बराबर क्या होता है? tan थीटा, और थीटा बराबर क्या लेना है? ग्राफ x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ग्राफ जितना एंगल बनाएगा। तो आपको एंगल कैसे लेना है? ऐसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज का एंगल लेना है, लाइक दिस, ये वाला। x एक्सिस से ऐसे एंगल लेना, जितना भी एंगल होगा दैट इज कॉल्ड स्लोप।
और आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब आपको पता है कि स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहां तो बात समझ में आ गई सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसे बोलते हैं चेंज इन y और चेंज इन x। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या है वेलोसिटी और x की जगह पे है टाइम, तो y2 माइनस y1 क्या करोगे आप v2 माइनस v1 कर देना और t2 माइनस t1 कर देना। और ये v2 माइनस v1 क्या बोलते हैं डेल्टा v, और t2 माइनस t1 मतलब होता है डेल्टा t, और डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है अभी बताया था एक्सीलरेशन, अभी तो बताया था डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एक्सीलरेशन होता है। इसका मतलब vt ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या देगा, वो आपको एक्सीलरेशन देगा। पहली बात नोट करके रख लीजिए अपने दिमाग में कि vt ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। तो नोट करके रखिए, जरूर से लिखिए स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स एक्सीलरेशन, आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। बहुत ही जोरदार और बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, बढ़िया, मजा आ गया। क्लियर, आसान है, समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक बात बताना जरा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपने देख लिया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको देगा एक्सीलरेशन। अब यहां पे बात कुछ इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए जरा, ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली वेरिएबल है, और वेलोसिटी अगर टाइम के साथ लीनियरली वेरिएबल होगी तो ग्राफ आपको इसी तरह का मिलेगा, या तो ग्राफ आपको ऐसा भी मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ये भी कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ही ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली वेरिएबल इस केस में भी है और इस केस में भी है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम एक बात बताना जरा बेटा, एक बात बताओ। अच्छा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसी तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये बताओ ये एंगल और ये थीटा सब आपस में बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब थीटा कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं एंगल कांस्टेंट है, और एंगल कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट है, और tan थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है तो आपका एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। आपको यहां से दिखाई भी दे रहा होगा, तो दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, स्लोप कांस्टेंट होता है। स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, स्लोप कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। बिल्कुल समझ में आ गया सर। तीसरी पॉइंट समझिए। अब बात आती है कि सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है, अब ये बताइए कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आपको याद हो, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर की है तो एक्सीलरेशन का साइन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिए, तो वेलोसिटी का साइन अगर पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की है, और एक्सीलरेशन का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब दोनों का साइन क्या होगा, सेम साइन होगा। अगर ये नेगेटिव साइन भी होता तो ये भी क्या होता, नेगेटिव साइन होता। मतलब अगर मान लो वेलोसिटी नेगेटिव है, इंक्रीज कर रही है, तो भी एक्सीलरेशन नेगेटिव होता। बट अगर मान लीजिए वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है और डिक्रीजिंग ऑर्डर का केस है, मतलब वेलोसिटी लगातार डिक्रीज कर रही है, तो याद रखिएगा एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन का केस होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसको आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। एक बात बताइए, वेलोसिटी लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर की वेलोसिटी। और देखिए पॉजिटिव भी है, ऊपर की तरफ जा रही है भाई, वेलोसिटी क्या है, ये देखो ऊपर क्या है, पॉजिटिव। वाई एक्सिस में तुमने क्या लिया है, वेलोसिटी लिया है ना, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ होती है नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा। एक दूसरी ट्रिक भी है, अगर आपके पास कोई ग्राफ है और थीटा अगर 90 डिग्री से छोटा है, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। चलो भैया, स्लोप पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप आपको क्या देता है, एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, होप सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात, अच्छी तरह समझ में आ गया। अब सुनो बहुत ध्यान से, चलिए आगे की तरफ। ओके, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। किसका केस है ये, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है। तो यहां से आपने स्लोप कैसे निकाल लिया, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t करके आपने स्लोप को बहुत आसानी से निकाल लिया है। अब चलते हैं एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं
मान लीजिए कि आपके पास इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस बार क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राफ मिल रहा है जिसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ है, और इस बार आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कैसा ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी कैसी है पार्टिकल की, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट, और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, जीरो, और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसका मतलब अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया जा रहा है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देने के बाद आपसे कहा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा, जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगा। होप सो कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछेगा बताइए एक्सेलरेशन क्या है, निकाल लिया एक्सेलरेशन जीरो है भैया। अच्छा अगर एक्सेलरेशन जीरो आपसे पूछा जाएगा भैया ये ग्राफ आपके सामने है, जरा डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाना, जरा निकालना। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान है और बहुत आसान है, और मैं आपको बता चुका हूं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देकर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो एरिया अंडर कर्व क्या कर दीजिए, एरिया अंडर कर्व कर दीजिए। बोलिए है कि नहीं। तो ये आपको कैसा नजर आ रहा है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें वैल्यूज क्या दी गई है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट मतलब वीटी ग्राफ देकर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया जाएगा और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप करके निकालोगे। कैसे निकालोगे, स्लोप निकालोगे। बहुत ही बढ़िया। हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से एक्सेलरेशन निकालते हैं। और जरा एक बात बताना, तुमको मैंने बताया था अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना होता है, डीवी अपॉन डीटी कितना होगा, जीरो होगा। डीवी अपॉन डीटी कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब अगर डीवी अपॉन डीटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है, आसान है। और दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट आपका कैसे निकलेगा, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो आपको वेलोसिटी दे देगा। ये बहुत ही आसान है और इससे पहले भी मैं आपको बता भी चुका हूं। चलिए आगे चले। चलिए इसी तरह से मान लीजिए कि आपके सामने बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है। लेट इट बी मान लीजिए ये दिया गया है लाइक दिस, ऐसे ही दिया गया। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो आप तुरंत पहचान लो कि कौन सा ग्राफ है। ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है और पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल के पास क्या है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल के पास, इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल के पास u0, और t समय के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, मान लेते हैं v0 हो गई है ना। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है v0। चलो भैया मान लेते हैं t समय के बाद, ये है आपका t समय के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, मान लेते हैं v0 वेलोसिटी हो गई है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसे बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात ये होती है कि सर हमको इसमें फाइंड आउट क्या करना है। हम इसमें फाइंड आउट ये करना है कि आपको पूछा जाएगा एक्सेलरेशन, बताइए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। आप कैसे निकालोगे, आप एक ग्राफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये जो भी एंगल आपको पता है थीटा, यही थीटा क्या है, स्लोप, और स्लोप आपको देगा एक्सेलरेशन। तो थीटा आप निकालना जानते हो भाई, थीटा तो आप निकालना जानते ही हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थीटा कैसे निकालेंगे, आपको ये परपेंडिकुलर ये पता होना चाहिए, ये कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ ये कितना है v0, ये कितना है u0, तो क्या इसे हम v0 माइनस u0 बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये कितना है t, ये कितना है 0, तो t में से 0 माइनस करेंगे t आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं पूछूं बताओ स्लोप क्या होगा, तो बताओगे सर स्लोप को हम m बोलते हैं और स्लोप बराबर होता है tan थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर है v0 माइनस u0 डिवाइडेड बाय टाइम t। क्लियर है। और स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन दे देता है। तो बेटा ये निकल गया एक्सेलरेशन v0 माइनस u0 डिवाइडेड बाय t। कोई समस्या नहीं हुई, आसान है, इजी है, निकाल लो एक्सेलरेशन। अब आपसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देकर अब आपसे और क्या पूछेगा, एक तो पूछ लिया एक्सेलरेशन, दूसरा आपसे पूछेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दूसरा आपसे क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा जरा सा।
तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है एरिया अंडर कर्व, कर्व कहाँ है, कर्व कहाँ है, कर्व है ये। अब इसको सबको मिटा दो, सबको मिटा दो, सबको मिटा दो, हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो, सबको हटा दो। बताओ ग्राफ कहाँ है आपके पास, ग्राफ कहाँ है, ये है आपका ग्राफ, ये ग्राफ है ना, सबको मिटा दो। ये है आपका v वर्सेस टाइम, देखो यही तो ग्राफ था। आपसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम देकर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लो ये पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट है a और ये पॉइंट है b, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है a से b का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ये एरिया निकाल देना, ये एरिया तुम्हें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये फिगर कैसा नजर आ रहा है, ये एक ट्रेपेजियम का एरिया नजर आ रहा है, ट्रेपेजियम नजर आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया अंडर ग्राफ ऑफ v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये ग्राफ कैसा नजर आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यहां तक तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। क्लियर है, आसान है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझते हैं, रफ कर दें। अब यहां तक तो बात होगी सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो ठीक है सर, आपने इतना चीज बताई, बहुत अच्छा समझ में आ गया। बेसिक चीजें हम लोगों को पहले से ही बहुत ज्यादा आती थी, ठीक है, आपने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया, अच्छी बात है। जरूरी है क्या ऐसा हो, ये जरूरी है क्या, मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपके पास है और मैं अगर ये बना दूं ग्राफ, अब क्या कहते हो, अब बताओ क्या कहते हो, मान लो ये बन गया, अब बताओ क्या कहते हो, ये ग्राफ है आपके पास, ये भी किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ये भी किसका ग्राफ है, ये भी आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है। बोलो, कोई पूछेगा क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है, तो बताओ कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सुनो बेटा, एंगल बताना, ये कितना है, थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी कितना होगा, थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी कितना होगा, थीटा। मतलब थीटा 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 सब सेम है, इसका मतलब एंगल सेम है, एंगल सेम है मतलब tan थीटा सेम है। समझ में आ रहा है क्या, थीटा क्या है, कांस्टेंट, तुम्हें यहां से दिखाई दे रहा है, देखो थीटा यहां पे भी है भाई, उतना ही एंगल ये होगा, उतना ही एंगल ये होगा। अगर थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि tan थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है। अच्छा tan थीटा के कांस्टेंट होने से मतलब ये होता है कि स्लोप भी कांस्टेंट है, स्लोप भी क्या है, कांस्टेंट है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, एक बात पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, और स्लोप कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई गुरुजी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया, समझो। अब दूसरी बात है, अब तुम एक बात बताना कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। अब एक बात बताइए सर, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, अपन कैसे पता करें कि भाई वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज कर रही है, ये भी तो पता करना है ना। अब बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कैसे पता करें। एंगल देखो, एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया, एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। और tan थीटा के नेगेटिव होने से स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और स्लोप नेगेटिव हो गया तो बेटा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल पक्की वाली हो गई कि सर अगर आपके सामने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया गया है तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ आ रही है, क्लियर है, आसान है। अब सुनो, अब बात आती है कि सर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, अपन ये कैसे पता करें कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। सर देखो, ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह समझ में आ गए। अब देखो वेलोसिटी, देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता, ये ग्राफ अगर नीचे की तरफ चला जाता तो वेलोसिटी कैसी होती, नेगेटिव होती। अभी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, अभी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी अभी किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर ये ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी है, बताओ कैसी है, पॉजिटिव है। बोलो क्लियर है। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव,
वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे बताओ ना यार, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। सो सिंपल सारी बात है, मैं कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को। शॉक्ड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, शॉक्ड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात बता, अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां तक चीजें समझ में आई। तो देखो, तुमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपके सामने है तो आप कितनी चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नहीं, स्लोप टेंथ मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आ गई सर जी? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अभी क्योंकि वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। यही ग्राफ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। और अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती ना, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती। अभी करा के दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, लाजवाब, चीज समझ में आ गई। चलो अब तुम देखो जरा, सर यहां तक तो बात समझ में आ गई है, अब ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी अपने को। अब बात करते हैं सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, थोड़ा सा केस समझ लिया जाए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस क्या है भैया? मान लीजिए कि आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मान लेते हैं, लेट इट बी अपना ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई कर्व है, तभी तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर प्लस 1, टाइम की पावर 3, टाइम की पावर 4 प्लस टाइम की पावर 3, इस तरह से। मतलब वेलोसिटी टाइम पर लीनियरली वेरिएबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस केस में नोट करके लिख लीजिए कि वेलोसिटी इज नॉट लीनियरली वेरिएबल विद टाइम। ये टाइम के साथ लीनियरली वेरिएबल कदापि नहीं होगी। ओके जी। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे गुरुजी? अब स्लोप तो हर पॉइंट पे अलग होगा। देखो इस पॉइंट पर स्लोप अलग, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग, इस पॉइंट पर अलग। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, ग्राफ खींच दो, मतलब एक टेंजेंट खींच दो। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, टेंजेंट खींच दो। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो, टेंजेंट खींच दो। इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, टेंजेंट खींच दो। तो देखो हर एक पॉइंट पर, चाहे 1 2 3 4, मतलब आप हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, देखो एंगल अलग है। इस पे एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3, ये एंगल है θ4, मतलब हर एक पॉइंट पर इसका एंगल अलग अलग आ रहा है। अच्छा अगर एंगल अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब थीटा, इसका मतलब एंगल क्या है? वेरिएबल है ना। एंगल क्या है? वेरिएबल। और एंगल के वेरिएबल होने का मतलब है स्लोप वेरिएबल है। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप वेरिएबल है। और स्लोप के वेरिएबल होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का आपका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा एक्सेलरेशन? वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां तक सर समझ में आ गया, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो सर जी कैसे किया जाए फिर? क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आ रहा है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है, एक पर्टिकुलर कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन कैसा होता है? a इज टू dv अपॉन dt। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, और ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। ये आपको पता है, मैंने क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इतना आप जानते होंगे कि हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इसी तरह से जब आप वेलोसिटी निकालते थे तो आप वेलोसिटी के लिए क्या यूज करते थे? dx अपॉन dt, है ना? पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते थे टाइम की रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलती वेलोसिटी। ये कैसी वेलोसिटी? इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरह से ये भी क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो गुरु एक बात समझ में आ गई क्या? सर क्या समझ में आई? वो ये आई कि हम जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन देख रहे थे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल रहा था, जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एवरेज एक्सेलरेशन भी अलग होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी अलग होगा। अब मैं अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछूं तो आप एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताओगे? आप एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताओगे? आप यही तो बताओगे ना सर, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यही हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको फर्दर हम लिखेंगे तो आपको लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। और ये एवरेज वैल्यू कब इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी मैं बता चुका हूं कि अगर टाइम का डिफरेंस मतलब चेंज इन टाइम अगर बहुत ही छोटा है तो उस समय एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, याद रखिएगा।
और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में दोनों बराबर नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। एवरेज एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा, ये सबसे खास बात है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। बहुत ढेर सारे ग्राफ बनते हैं, हम एक एक ग्राफ को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि भैया अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है तो अगर आपसे एक्सीलरेशन निकालने को बोल रहा है तो वो कौन सा एक्सीलरेशन बोल रहा है? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम के किसी इंस्टेंट पे अगर बॉडी का एक्सीलरेशन पूछेगा तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा। और एवरेज एक्सीलरेशन पूछेगा जब बॉडी का एक्सीलरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूछा जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी टाइम के पीरियड में, मतलब t1 टाइम से लेकर t2 टाइम के बीच में अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछेगा तो वो एवरेज एक्सीलरेशन होगा। और किसी इंस्टेंट टाइम t पर अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछेगा तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो ये आप आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। तो चले क्या आगे की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि सर ठीक है आपने यहां तक तो इतना बता दिया, अपने को समझ में भी आ गया। अगर मान लीजिए सर इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? भाई वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया, आपसे पूछा गया बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो गुरुजी ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता तब तो हम एरिया निकाल लेते। अब इसका एरिया कैसे निकालें? ये तो ग्राफ इर्रेगुलर शेप का ग्राफ है ना, इसका एरिया कैसे निकालें? अब इसका एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गई है कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन कब यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे। इस केस में आप क्या यूज कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन यूज करेंगे मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इस केस में आपको वेलोसिटी किसका फंक्शन देगा? टाइम का फंक्शन दिया जाएगा और आपसे एक्सीलरेशन पूछेगा। लेकिन इस केस में आपसे कहा जाएगा कि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अपने इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। अब भैया इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं, v dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपको क्या निकल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा पार्टिकल का। बोलो आसान है कि नहीं? इजी है। अरे ये तो जानते ही हो ना यार, ये कहां से आया? अब बच्चे समझ रहे हैं कि आया कहां से। बड़ी विचित्र बात बता दी मैंने। dx अपॉन dt होता है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो dx बराबर हो जाता है v dt। बोलो है कि नहीं? इंटीग्रेशन लगाते ना दोनों तरफ। जब टाइम t बराबर 0 था तो मान लो इसकी पोजीशन 0 थी, मतलब एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। t टाइम के बाद इसका मान लो डिस्प्लेसमेंट कैपिटल x हो गया, कितने समय के बाद? t समय के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बस इसी तरह से इसे निकाल लेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा x 0 से लेकर t, भाई 0 से लेकर t भी हो सकता है, t1 से लेकर t2 तक हो सकता है, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए t1 टाइम से t2 टाइम तक का इंटरवल आपको दिया गया है v dt। बोलो यही तो होता है इंटीग्रेशन, यही तो निकलता है डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक? t1 से t2 तक। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? बिल्कुल भी हौच पौच करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देकर आपको दो चीज पूछ सकता है, एक तो एक्सीलरेशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है और आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में पूछेगा एक्सीलरेशन, तो आप कैसे निकालोगे? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल सकते हो या फिर आपसे एवरेज एक्सीलरेशन भी पूछा जा सकता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देकर आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इंटीग्रेशन कर देना, इस तरह से इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करके आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। सारे क्वेश्चंस कराएंगे, बस धीरज बना के रखो, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा वादा है। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है? आगे की तरफ चलें। चलिए यहां तक तो चीजें देखिए, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन काफी चीजें मैं बता चुका हूं, बार बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए इस बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं दिया गया, इस बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं दिया गया, इस बार एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया गया। वाई एक्सिस पे एक्सीलरेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम दे दिया गया। और इस बार आपसे कहा गया है ये है आपके सामने ग्राफ, ये है ग्राफ आपके सामने। क्या समझ पा रहे हैं आप इस ग्राफ से रिलेटेड? क्या समझ पा रहे हैं? कैसा ग्राफ है ये? कैसा ग्राफ है ये? पहली बात तो देखो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां से आप एक बात समझ में आ रही है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है? dA अपॉन dt भी क्या है? कांस्टेंट है।
मतलब dA अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट है भाई। जब a कांस्टेंट d अपॉन dt क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर लिखा है y बराबर 2 और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हो dy बाय dx करना चाहते हो तो ये कितना आएगा, जीरो आएगा, 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर लिखा है y बराबर मान लीजिए x लिखा है और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हो dy बाय dx करना चाहते हो तो dy की जगह पे करो x अपॉन x, dx अपॉन dx कितना होता है 1। तो y बराबर x लिखा है और y का डिफरेंशिएट करना चाहते हो x के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा। और यहीं पे अगर मान लो लिखा है dy बाय dm करना है, m के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि m को लगेगा ये कांस्टेंट है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन आता है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है, चलो समझ में आ गया। सर इसका मतलब एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, जीरो है। ओके, क्या पूछेगा और dA अपॉन dt को बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं बच्चे, जर्क बोलते हैं, याद रखिएगा, जर्क। इसका मतलब जर्क कितना है, जीरो। अगर इस तरह से ग्राफ आपको दे रहा है तो जर्क कैसा है, जीरो जर्क है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब आपसे पूछ लेगा बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, पूछ लेगा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। ओहो, पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालें यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, अभी निकाला है तुमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। जब इसको आप इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए t बराबर 0 पार्टिकल एट द स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, या मान लेते हैं t1 बराबर टाइम पे, t1 टाइम पे पार्टिकल किस पे था, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। मान लीजिए टाइम हमने t1 बराबर t2 कर दिया, टाइम t2 कर दिया, तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, मान लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको इंटीग्रेशन करो तो v बराबर हो जाएगा t1 से लेकर t2 तक, और ये हो जाएगा a dt। तो लो भैया वेलोसिटी इस तरह से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें ये पता ही कैसे निकालना है, ये तुम जानते हो कैसे निकालना है, तुम इसमें माहिर हो चुके हो। अब क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म, ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, स्ट्रेट ग्राफ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है। और यूनिफॉर्म ग्राफ के केस में अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे एरिया निकाल दो, तो एरिया इसका क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। सो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत बात नहीं। ये तो तुम्हारा 100% वैलिड है, ये तो 100% वैलिड है बच्चे, ये तो 100% वैलिड है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसे भी करके देखेंगे। अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ इस तरह से दिया गया तो उस समय आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, तो आप निकालोगे एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। क्लियर है अभी बात, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आई थिंक आपको आ गई होगा। अब भाई मैं कह रहा हूं कि नहीं सर हमको ऐसे नहीं करना, हमको ऐसे ही करना है, हमें ऐसे नहीं करना, हमें इसी तरह से करना है। चलो करके देखते हैं। मान लेते हैं एक्सेलरेशन यहाँ पे है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, टाइम t बराबर 0 है, ये मान लीजिए 4 सेकंड का टाइम है। अब सुनो, पहले इससे निकालते हैं। चलो वेलोसिटी निकालो पार्टिकल की कितनी होगी, फटाफट से बताना। एरिया अंडर कर्व कैसे दिखाई दे रहा है, 4 4 4 चौक 16, कितना हो गया, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है पार्टिकल की, कोई समस्या वाली बात नहीं हो रही है। क्लियर। अब सुनो, 16 मीटर पर सेकंड है। चलो पार्टिकल का एक्सेलरेशन तुमने कितना बताया अभी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया सर मैंने। चलो आ जाओ वेलोसिटी निकालते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। v t1 से t2, t1 कितना है 0, t2 कितना है 4, तो 0 से लेकर 4 के बीच में हमें वेलोसिटी निकालनी है। और a कितना है 4, तो ये हो गया 4 dt, बोलो है कि नहीं। अब 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t 0 से लेकर 4 तक, ये हो गया 4, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 4, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, देखो इंटीग्रेशन से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा, दोनों से करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गई बात। अगर आपसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर कर्व ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। होप सो कि यहां तक तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप बहुत अच्छी तरह से इसको नोट करते चलिए, ठीक है ना। इसको रफ कर दे रहे हैं, अब फटाफट से आप, अगर आपको देखना इसको फिर से एक बार एक्सक्यूज मी, फिर से आप इसको एक बार रिकॉल कर सकते हैं, इसको फिर से एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ बिना समय व्यर्थ किए हुए, ठीक है। चलिए अब बात आती है ग्राफ की। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सर मैं ग्राफ का पार्ट बिल्कुल अलग आपको डिस्कस करूंगा, एकदम अलग डिस्कस करूंगा। ग्राफ के पार्ट को हम मर्ज नहीं करेंगे, एकदम अलग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ग्राफ के पार्ट को हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें बताऊंगा सिर्फ ग्राफिकल सेक्शन, और उस ग्राफिकल सेक्शन में सबसे पहले मैं बताऊंगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर मैं आपको बताऊंगा वेलोसिटी वर्सेस
डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है जी। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ग्राफ। बहुत ढेर सारे ग्राफ आने वाले हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इन सारे ग्राफ को। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात तो भैया समझ में आ गई, ओके। अब सर क्या करें, अब आप करें सिर्फ इतना कि ये आपका हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ओके। तो देखिए एक्सेलरेशन का पार्ट यहाँ पे ये था आपका एक्सेलरेशन का पार्ट, इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो पहले आप इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए, लर्न कर लीजिए, फिर इसके बाद अब आइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो बात ये आती है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा मैं क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि मान लीजिए आपने अभी ये देखा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt, मतलब ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। हम यहाँ पे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज एक्सेलरेशन। अगर हम इसी में dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एक बेहतरीन रिलेशन मिल सकता है। देखो dx अपॉन dt को बोलते हैं वेलोसिटी, तो हम इसको लिख देते हैं v, और ये हो गया dv अपॉन dx। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस रिलेशन को कब यूज करेंगे? हम इस रिलेशन को तब यूज करेंगे जब आपको वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको फंक्शन दिया जाएगा तब आपसे एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाएगा। इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हो जाएगा a dx इज इक्वल्स टू v dv। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, यहां भी बात तो समझ में आ ही गई है अपने को, ओके। अब ये रिलेशन कब यूज करेंगे? ये रिलेशन बेटा तब यूज करना जब आपको एक्सेलरेशन x का फंक्शन देगा और वेलोसिटी पूछेगा। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन कब यूज करना? ये रिलेशन तब यूज करना जब एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन दिया जाएगा। एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन मतलब समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। और आपसे देखिए इसमें क्या है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाएगा और आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा, और इसमें एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन देगा और आपसे वेलोसिटी पूछ लेगा। तब ये फॉर्मूला काम आएगा मेरे बच्चे, तब वो वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा जो तुमने देखा है, वो फॉर्मूला काम नहीं आने वाला। तो इसका मतलब आपने जो बेसिक फॉर्मूले देखे हैं उसको हम लोग फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, सबसे पहले फॉर्मूला हमने देखा वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये हम कब यूज करेंगे? ये हम तब यूज करेंगे जब पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा। जब पार्टिकल की पोजीशन टाइम की फंक्शन होगी तब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और मान लीजिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू v dt। कहां से कहां तक? t1 से लेकर t2 तक। ये फॉर्मूला कब यूज करना? ये फॉर्मूला तब यूज करना जब पार्टिकल की वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम की फंक्शन हो तब आप इंटीग्रेशन मेथड यूज करना, और पार्टिकल का पोजीशन अगर टाइम का फंक्शन है तब आप डिफरेंशिएशन यूज करना वेलोसिटी निकालने के लिए। ये पहली बात आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए, ओके। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दूसरी बात, पार्टिकल का एक्सेलरेशन dv अपॉन dt। ये कब यूज करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम की फंक्शन होगी और टाइम की फंक्शन होकर आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा, तब आपको निकालना पड़ेगा। यहां पे क्या करना है, यहां पे पार्टिकल की पोजीशन टाइम की फंक्शन है और आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, तब ये कर देना। पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और आपसे पोजीशन पूछ रहा है, तब ये कर लेना। और इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तब आप डिफरेंशिएशन कर देना। और इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल t1 से t2 a dt। ये हम कब यूज करेंगे मेरे बच्चे? ये आप तब यूज करिएगा जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम होगा और आपसे वेलोसिटी पूछी जाएगी। इस केस में हम इनको यूज करेंगे। और बाकी का केस आपके सामने ये बना है, बोलो ठीक है ना। 1 2 3 4 अपने दिमाग में बैठा लो, पूरी काइनेमेटिक्स खत्म हो गई है, वादा कर रहा हूं, पूरी काइनेमेटिक्स खत्म होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल धांसू न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ अब बता दूं। अब थोड़ा सा जो
जो इंतजार की घड़ी थी ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम की, वो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस कर लूं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, एक बड़ा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की बात होगी, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग करेंगे इस एक्सेलरेशन पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पे, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, होप सो, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम लोग, अब हालांकि देखिए टाइम तो हो गया है, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, खैर चलिए यहाँ पे आज की वीडियो रखते हैं, है ना, थोड़ा सा अब वीडियो की लेंथ को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सबसे पहले ग्राफ, अब ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपके ये काम का है, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे कुछ बेनिफिट ले पा रहे हैं, आप मेरी थोड़ी सी भी मेहनत अगर आपके बेनिफिशियल के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है, अगर आप कुछ थोड़ा सा भी सीख पा रहे हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मैंने जो पढ़ाया है उससे आपने थोड़ा सा भी सीखा। और अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा है, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ ये मेरे बेनिफिट की है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और चलिए तो भी चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।